Very good afternoon भैया. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर और डिलीशियस स्वीट्स. तो भैया सबसे पहले आप ये बताइए आपका बेस्ट सेशन कैसा रहा, आपका स्टडी का टाइमिंग कैसा रहा? अच्छा सेशन था, अच्छा मेमोरीज था. दोस्तों लोग से मुलाकात हुई, अच्छी मेमोरीज बनाए हम लोग यहाँ पर. और फिर देखते देखते समय पार हो गई और फिर अभी मेरा प्लेसमेंट हो गया और अभी हम अपना ऑफिस में. तो ये जर्नी रही है मेरी. तो आप अभी छुट्टी में हैं भैया? हाँ, अभी मैं छुट्टी में. प्लेसमेंट जो आप लोग का हो रहा था, बहुत सारी कंपनीज का पता चला, बट EY का एक्चुअली पता नहीं चला. हम वेट किए थे EY आने के लिए. हम तब तक के लिए हम कोई भी कंपनी में अप्लाई नहीं किए. जैसे EY में हम देखें कि EY में आई, हम फॉर्म भर दी, अकॉर्डिंगली में इंटरव्यू हुआ. ऐसा प्रोसेस. ये कॉलेज में कब आया था? कंपनी आई थी फरवरी को, हम लोग कंपनी आई थी और फरवरी में हम लोग का हम फॉर्म भरे थे और उसका ठीक एक हफ्ता बाद मेरा ये एप्टीट्यूड राउंड का मेरा लिंक आ गया. तो भैया एक कंपनी आने की मतलब टाइमिंग ऐसा कुछ पता चल जाता है या खुद से मतलब अवेयर होना रहता है, ऐसा क्या सीन? का जो प्लेसमेंट जो स्टार्ट होगा वो तुम लोग का 2025 से स्टार्ट होगा. 2024 चल रहा है तो 2025 का जनवरी से तुम लोग कंपनी आना स्टार्ट होगा और जनवरी से कंपनी आएगी. और मेरा केस में 2024 से हम लोग कंपनी आना स्टार्ट की. सबसे पहले आई थी ICICI प्रूडेंशियल, उसका बाद आया था HDFC नहीं, सॉरी क्या था, कैशकोर आया. उसका बाद एक आध दो कंपनीज आई थी और फिर फरवरी में मैम मालिका का मैसेज किया हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप में, गुड न्यूज फॉर फाइनेंस बैच EY TDS प्रोजेक्ट इज कमिंग फॉर कैंपस. तो जब मैं वो जो व्हाट्सएप मैसेज देखा तो मैं खुश हो गया और फिर हम एक गूगल फॉर्म क्रिएट हुआ हम लोग का. संदन भैया है का बैच का गूगल फॉर्म क्रिएट किया, अकॉर्डिंगली हम गूगल फॉर्म को भरे और EY के लिए अप्लाई किया. बट रूल ये है हमारा अप्लाई करने का कि जिन लोग पहले से कोई दूसरा कंपनी में जिन लोग का प्लेसमेंट हो चुका है या ऑफर लेटर आ गया तो वो EY का प्लेसमेंट ड्राइव में नहीं अप्लाई कर सकते. तो वो प्लेसमेंट ड्राइव में अप्लाई करना है तो ऑलरेडी हमारे कहीं और सिलेक्शन नहीं होना है. तो EY में एज ए फ्रेशर हम अप्लाई कर सकते हैं. तो वैसा था. तो मेरा ऑलरेडी हम कहीं नहीं अप्लाई किए थे. हम EY के लिए मतलब एक अच्छा कंपनी के लिए वेट कर रहे थे और EY आ गई थी तो हम EY में अप्लाई कर दिए और अकॉर्डिंगली मेरा एप्लीकेशन हो गई. अप्लाई करने का हमको लगता है एक हफ्ता बाद हमको ईमेल पे EY का एप्टीट्यूड टेस्ट करने का. तो उस समय हम लोग का सेमेस्टर 3 का एंड सेमेस्टर एग्जाम चल. तो जिस दिन एप्टीट्यूड टेस्ट हम दिए थे उस दिन हम लोग का क्या बोलते हैं पेपर जो 2 पेपर के बीच में गैप होता है ना, वो गैप कर देता. तो उस दिन हम अपना एप्टीट्यूड टेस्ट दिए. तो वो हम लोग का कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट था, ऑनलाइन था. तो ईमेल पे लिंक आया था तो वो टेस्ट हम लोग दे सकते थे एनी टाइम बिटवीन 10 AM to 4 PM. तो हम लॉगिन किए थे वही 1 बजे को हम लॉगिन किए थे और अपना टेस्ट दिए. किस टाइप से मतलब क्वेश्चंस पूछा गया था? क्वेश्चन तुम्हारा हमको लगता है ये तुम्हारा तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, ये ऑनलाइन टेस्ट था तुम्हारा और तुमको लैपटॉप को कैमरा का सामने देना था. अभी तुम कैमरा स्टार्ट करते हो टेस्ट को तो अपना स्क्रीन को स्विच नहीं कर सकते, कोई बैकग्राउंड ऐप नहीं खोल वो टेस्ट ही देना है. और ये टेस्ट तुम्हारा हमको लगता है 5 सेक्शन था. तुम्हारा पहला था इंग्लिश, फिर तुम्हारा रीजनिंग था, डेटा इंटरप्रिटेशन था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एक्सेल. तो कैसा रहा, स्कोर कैसा था भैया आपका? इसका कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमको पता है कि इसका एग्जैक्ट क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो तो कंपनी डिसाइड करती है. तो तुम जैसा लोग कंपनी डिसाइड करेंगे तुम्हारा तुमको सेलेक्ट करो, अगले राउंड से सेलेक्ट करेंगे कंपनी डिसाइड करेगी. इसका कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है कि तुम इतना परसेंट आने से तुम्हारा एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर हो जाए. तो हम बस दे दिए. तो आपको फाइनल मतलब मेल कब आया था आपके ज्वाइनिंग के लिए? टेस्ट हम दे दिए थे. ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट हम दिए थे. हमको लगता है 17 फरवरी को दिए जाते हैं टेस्ट. फिर 17 फरवरी का एप्टीट्यूड टेस्ट उसका हमको लगता है 1 महीना बाद 20 मार्च को हमको रिक्रूटर से कॉल आया था कि क्या आपको HR इंटरव्यू राउंड देना है. तो हम बोले कि ठीक है हम HR इंटरव्यू राउंड देंगे. फिर अगले दिन मेरा HR इंटरव्यू राउंड हुआ था. मतलब एक दिन पहले वो कॉल आया था HR इंटरव्यू राउंड का और कुछ कंफर्मेशन लिया था हमसे. तो हम बोले थे हाँ ठीक है देंगे. शॉर्टलिस्टिंग होके 19 लोगों को सेलेक्ट किया गया.
किया गया था। इसमें से बेसिकली तो स्पेलिंग होती है, बस 19 लोग को एप्टीट्यूड राउंड के लिए जाएगा। ठीक है, अपने एप्टीट्यूड राउंड जो लोग दिए थे 19 का एप्टीट्यूड राउंड दिए थे, तो ये 19 में से बस क्या बोलते हैं 2 लोग 6 लोग का सिलेक्शन हुआ था। नेक्स्ट 4 लोग सिलेक्शन हुआ था। तो ये 6 लोग में से 4 लोग का सिलेक्शन हुआ था। फाइनल हमारा टेक्निकल टेक्निकल राउंड का बाद टेक्निकल राउंड का बाद फाइनली 2 लोग का फाइनल सिलेक्शन फिर टेक्निकल राउंड के लिए 4 लोग का सिलेक्शन हुई। टेक्निकल राउंड में क्या क्या हुआ था? देखो हम लोग अच्छे से बता दिया क्या होता है। तो जैसे हम अप्लाई किए थे फरवरी को अप्लाई किए थे, फरवरी को जब हम अप्लाई किए थे तो मेरा अप्लाई गूगल फॉर्म भर दिया। सबसे पहले गूगल फॉर्म भरते हैं। गूगल फॉर्म भरने के बाद हम लोग एक हफ्ता बाद हमको एप्टीट्यूड टेस्ट का लिंक आता है। एप्टीट्यूड टेस्ट का लिंक आता है तो उसमें मेरा सर्टिफिकेट एग्जाम चल रहा था, सब लोगों का एप्टीट्यूड टेस्ट करने का। तो फिर एप्टीट्यूड टेस्ट हमको 1 दिन पहले लिंक आता है और फिर नेक्स्ट दिन एप्टीट्यूड टेस्ट देना है। तो जो हम जिस दिन एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं उस दिन मेरा क्या बोलते हैं, जो एग्जाम का डेट से बीच में गैप था, उस दिन हम क्या करते हैं सुबह को देते हैं, सुबह 2 बार को देते हैं। हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट हम लैपटॉप दे सकते हैं, टेस्ट ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यहाँ पर हम लोग का रूल्स था कि एनी टाइम बिटवीन 10 AM to 4 PM दे सकते हैं। तो जैसे तो हम बहुत लोग पहले 10 बजे दिए थे, हम 1:30 बजे दिए थे, 1:30 बजे लॉगिन किए थे और जैसे लॉगिन किए टाइमर स्टार्ट हो गया टेस्ट और फिर आराम से ये 2 घंटा तक वो तो सब रिकॉर्ड होता है। हाँ कैमरा का सामने करते हैं। तो हम अपना कॉलेज यूनिफॉर्म में कॉलेज यूनिफॉर्म पहन के हम कैमरा के सामने टेस्ट करते हैं और वही कैमरा से हिलना नहीं करना कैमरा के सामने से, और हमारा स्क्रीन को स्विच नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा सब कुछ रिकॉर्ड होगा इसमें। ये एप्टीट्यूड टेस्ट ऐसा होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट में 4 सेक्शंस था हो गया। हम लोग का एप्टीट्यूड राउंड हुआ था, इसमें हम लोग का पूछा गया था कितना क्वेश्चन पूछा गया था हम लोग का 5 सेक्शन से। इसको हम एमकैट टेस्ट बोलते हैं, एमकैट टेस्ट। ठीक है, एमकैट टेस्ट ये एमकैट है। एमकैट क्या बोलता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग कॉर्पोरेट्स का एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करती है। SSC IBPS हो गया ना, SSC हमारा गवर्नमेंट जॉब का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वैसा एमकैट हमारा कॉर्पोरेट का जो एप्टीट्यूड टेस्ट है ना ये कंडक्ट करती है। ये एमकैट टेस्ट एमकैट टेस्ट में हम लोग का मतलब 5 सेक्शन था। पहला सेक्शन था हम लोग का इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन हम लोग का दूसरा लॉजिकल एबिलिटी। ठीक है, दूसरा हम लोग का So this is basic reasoning, logical ability. लॉजिकल रीजनिंग हमारा क्या बोलते हैं, रिलेशंस हो गया, तुम्हारा डायरेक्शंस के क्वेश्चंस होता है। कोई एग्जाम्स में जो सारे क्वेश्चंस होते हैं reasoning के वैसे। बट उन लोग बैंकिंग एग्जाम से एक लेवल पर थोड़ा नीचे, एक लेवल इजी, बैंकिंग में एक लेवल टफ होता है बैंकिंग एग्जाम से। इसका लॉजिकल एबिलिटी के जो लेवल एक लेवल इजी है। इसका तुम्हारा लॉजिकल एबिलिटी हो गया। इसका बाद हमारा तीसरा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तीसरा सेक्शन था। चौथा था डेटा इंटरप्रिटेशन। तुम्हारा 5वां था MS Excel। ठीक है, तो ये पॉपअप हटा सकते हैं, अच्छा पॉपअप MS Excel ये 5 सेक्शन। कितने क्वेश्चंस थे सारे सेक्शन
हाँ हम लोग बैठे 2, हम लोग सीनियर बैठे 4 जबकि बढ़ना चाहिए था इसमें, पिछले बार 4 लेते थे, इस बार अगर बच्चों के 4 लेते पक्का 6 अगर अच्छा अनुभव मिलता है वैसे कैंडिडेट जो जिसमें इतना लोग का काबिल है तो फिर उनको भी सिलेक्शन करेंगे, उनका सिलेक्शन करेंगे, उनको ना नहीं लगा हुआ है, उन लोग को 2 लोग ही अच्छा लगा है। ठीक है, फिर हमको 19 मार्च को, ठीक है 19 मार्च को हमको ईवाई का एक से हमको कॉल आता है, ठीक है, तो ईवाई को तो यू वांट टू अपील फॉर द चैरिटी ग्रांट, तो बोलते ओके ओके फाइन सर, अपील फॉर द चैरिटी ग्रांट, तो बोलते ठीक है ओके, सो योर चैरिटी ग्रांट इज शेड्यूल्ड फॉर टुमारो एट 9:45 AM, सो बी ऑन टाइम, जॉइन ऑन टाइम, नहीं हमको लिंक सेंड कर देते हैं MS Teams को, MS Teams से गूगल मीट होता है, जूम होता है, ऐसा MS Teams होता है, MS Teams हाँ। और मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था, इंटरव्यू शेड्यूल था 28 मार्च 9:45 AM, मेरा ऐसा इंटरव्यू शेड्यूल था 9:45 मेरा शेड्यूल था, हम ज्वाइन करेंगे MS Teams से घर बैठे बैठे कॉलेज के यूनिफॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं, कॉलेज कैंपस पे टेंशन नहीं थी, कॉलेज के यूनिफॉर्म बैठ गए थे, तो ड्रेसिंग को लेकर कोई इशू नहीं था। बहुत लोग सोचते हैं ना कि क्या ड्रेस पहनेंगे, प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए, हम तो ज़्यादा नहीं सोचते, हम कॉलेज यूनिफॉर्म पहनेंगे, वो बेस्ट ड्रेस है हमारे लिए। बैठे कैमरा के साथ ज्वाइन किया है पढ़ी करके हमको, तो जो मेरा इंटरव्यू ली थी ना चाहिए और 6 लोगों में इंटरव्यू ली थी वो, 6 लोग इंटरव्यू ली थी और जिनमें से 2 सिलेक्शन, 4 लोग, 4, उसके बाद फिर टेक्निकल। हाँ 4 लोगों में हम थे, सुप्रिया थी, विशाल था अच्छा, विशाल है और हमारा अमन को था, ये 4 लोग सिलेक्शन हुआ था चैरिटी उनका इसका बाद, और फिर 2 लोग से मतलब 2 लोग सिलेक्शन हुआ था। टेक्निकल हाँ सब फिर उनका ये हम लोग को पता चल गया, रिजल्ट पता चल गया, हम लोग 4 लोग अच्छा इंटीग्राम क्लियर कर दिए। उसके बाद फिर हम लोग के डिवाइस में रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर हमको 1 महीना बाद, मतलब 1 महीना बाद वही से रिक्रूटर से कॉल आता है कि हमारा 26 अप्रैल को हमारा फाइनल टेक्निकल राउंड शेड्यूल है, 26 अप्रैल को एट 10:30 PM बस 26 अप्रैल का टेक्निकल राउंड खत्म, 10:30 AM को ज्वाइन कर लेते टाइम पे। फिर आपसे पूछे थे कि ठीक है तुम्हारा रेज्यूमे तो लिखिए हो, तो हमारा जो स्किल में तो लिख लो टीम प्लेयर, हमको तुम बताओ कि हाउ वुड यू एक्ट एज अ टीम प्लेयर, तो हम बोले सो राइट नाउ मैं फ्रेशर, तो हम कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं किए, ठीक है हम फ्रेशर रहता हूँ, तो एज अ टीम प्लेयर जो हमको टीम प्लेयर का जो क्वालिटी कुछ इनकलकेट करने को जो मिला है वो है थ्रू ग्रुप प्रेजेंटेशन। तो जब हम कॉलेज में ग्रुप प्रेजेंटेशन देते हैं, सो बाय गिविंग ग्रुप प्रेजेंटेशन आई वाज एबल टू वर्क इन अ म्यूचुअली कोलैबोरेटिव मैनर, so by doing that I got to know how to perform in a team, तो वही हम लोग करते हैं, that's how you be a good team player. To be a good team player one has to sacrifice the individual interest and one has to place the common interest of the team over one's individual interest. One has to work towards the fulfillment of the mutual group goal. As we see in a cricket match, players don't play for the individual matches by getting a 50 or 100, they play for getting their team over the line. That's how you be a good team player. बस इतना ही फिर ठीक है, फिर ये हो गया, ओके मैम, सो कैन यू टेल मी द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, तो बोले इन अकाउंटिंग इन अकाउंटिंग वी हैव 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, रियल अकाउंट, कॉस्ट ऑफ अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। So for real account the golden rule of accounting is debit what comes in, credit what goes out. For personal account the golden rule is debit this, nominal account and debit what is plus। हमसे पूछा था कि हाँ, so do you know the methods of calculating depreciation? हम written down करके मैं स्टेटमेंट करते हैं, और भी है, बट ये 2 फेमस मेथड्स, पॉपुलर मेथड्स, ये दोनों हमारे बताए थे, उसके एग्जांपल्स में एक्सप्लेन किए थे। स्टेट तो पता ही है, स्टेटमेंट में तो एग्जांपल कौन सा स्टेट का मतलब क्या होता है, हमारा मशीनरी का उसमें मशीनरी का कॉस्ट बढ़ जाता है, एक ही रेट पे सारा कांस्टेंट रिडक्शन, लेकिन हम रेड्यूस करके हम लोग वेरिएशन का रेट चार्ज करते हैं, ये मतलब हम रेड्यूस ये तो लेवल 5 फैशन पे ही पीछे फ्रेशर्स, और फिर बाकी लोग से हम लोग जनरल रेट नहीं पूछता है, हमसे जनरल रेट नहीं पूछते, हमसे पूछते हैं कि हाउ वुड यू हाउ वुड यू इम्प्लीमेंट अ प्रोजेक्ट, हमसे पूछते हैं प्रोजेक्ट का टीम करें, हम लोग बिजनेस रिलेशन पढ़े हैं ना, आइडेंटिफाई द गोल ऑफ द प्रोजेक्ट, फिर नेक्स्ट क्या है आइडेंटिफाई द
various alternatives by which we want to achieve the project, and evaluate and select the best possible alternative, implement the alternative, and then check for any corrections. ये जो steps था ना, तो ये steps पता नहीं थे उनको, तो अच्छा ठीक है, उनको अच्छा लगा सर। तो हमसे पूछा था कि हम लोग अकाउंटिंग में क्या क्या कॉमन एरर्स करते हैं अकाउंटिंग में, तो तुम्हारा इसका प्रॉपर आंसर क्या था इसका? एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ ओमिशन जो पढ़े ना तुम अपने रेक्टिफिकेशन एरर्स, हाँ वही था। तो ये हमको एग्जैक्टली आंसर नहीं आ रहा था, सही से प्रॉपर आंसर नहीं आ रहा था। हम बोलते थे तो हम अपना प्रैक्टिकल एग्जाम देते थे कि जब हम अपना अकाउंटिंग करते थे, जब फाइनल अकाउंट्स हम किया था क्वेश्चन बनाते थे, रीडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, हम लोग बैलेंस शीट टैली नहीं करते थे, क्यों नहीं करते थे? लेकिन हम लोग का पोस्टिंग गलत हो जाता था ड्यू टू इनकरेक्ट पोस्टिंग, बैलेंस शीट so initially I encountered that error when I was new while doing the sums of final accounts, but by practice I was able to work on those errors and I was able to tally my balance sheet in a very good exam. But it's a proper answer, errors of commission ये prove करना था, but error of commission, error of ऐसे ही करके कुछ था। फिर उससे समझ में आता है, बाद में आपको याद आया कि हाँ नहीं इसका ये आंसर होगा, ये तो पता था। ये था हम लोग ये तो इलेवन पढ़े ही अच्छे से, हाँ, फिर अभी वो सब बुरा चल रहा है। भूल जाते हैं। हम लेवल पे हम रिवीजन देते हैं, जो हमने इसकी रिवाइज किया, बट ये हम छूट गया था, इसका इंप्रेशन नहीं था। Rectification of errors इसका इंप्रेशन ठीक है। इसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन मुझे पूछा था, व्हाट इज कैपिटलाइजिंग एक्सपेंस? ये क्वेश्चन हमसे पूछा था, व्हाट इज कैपिटलाइजिंग, काफी नहीं आता है इसके साथ। What is capitalizing? कैपिटलाइजिंग एक्सपेंस, व्हाट इज कैपिटलाइजिंग एक्सपेंस पूछा था। दो expenses which we do to pay in capital. हाँ वही कुछ मतलब कैपिटल एसेट को हम Capital asset को खरीद परचेज करने के लिए परचेज करने के इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको डेट इसको प्रॉपर कंडीशन रखने के लिए कैपिटल हम लोग जो एक्सपेंस होगा वो कैपिटलाइजिंग एक्सपेंस होता है। तो तुम्हारा आंसर तो नहीं आता, तुम बोले सर आई डोंट नो आंसर टू दिस क्वेश्चन, सर कैन यू प्लीज लेट मी नो मोर अबाउट दिस। जहाँ नहीं आता कुछ भी एकदम कुछ भी नहीं आता, वहाँ पर हम प्रिटेंड नहीं करते कि बात है, हम सर उसको बोल देते हैं नहीं आता, आप कैन यू प्लीज लेट मी नो मोर अबाउट दिस, फिर वो बस क्या तो यही सब क्वेश्चन पूछा था। और फिर बस उसके बाद ठीक है इतना तक पूछा था, ज़्यादा नहीं पूछा, फिर बस इतना 70% पूछा था, नहीं पूछा था ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस। ऑनलाइन पूछा था। फिर मुझे पूछा था कि भाई वी हैव एनी एडिशनल क्वेश्चंस, सब मुझे पूछा था कि सर व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट वर्किंग दिस कंपनी। फिर बोला था कि यहाँ उनका अच्छा वर्क अच्छा है, यहाँ फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है, तुम्हारा 9 to 5 ऐसा नहीं है, हम अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, बट ये हमारा क्या बोलते हैं पीक आवर्स में हमारा डेडलाइंस नहीं करना, ये प्रेशर लगा डेडलाइंस में, बस यही चीज़ पूछा था। और फिर हम सवाल पूछते थे कि सर व्हेन इज एक्सपेक्टेड डेट ऑफ जॉइनिंग, तो बोला था कि भी कम्युनिकेटेड टू मी, तो बोला ओके नाइस टू टॉक टू यू, तो बस सर नाइस टू टॉक बस ये वो सर चीज़ टेक्निकल ऑन वही तुम्हारा रेवेन्यू अकाउंट्स को अच्छे से पढ़ लो, तुम्हारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ना AFM वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, AFM और FM वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग साइकिल से तुम पढ़े हो, ये सब भी क्वेश्चन पूछ सकता है, करंट रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो ये सब क्वेश्चन पूछेगा। FM और AFM को पढ़ लोगे ना, तुम्हारा टेक्निकल नॉलेज बहुत कम होगा। और हमको टैक्स रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा था, बट ये मेरा सर्विस लाइन का टैक्स ना, मुझे टैक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स, क्या समझते हो? हमारा बीकॉम मास्टर ना नहीं है इनकम टैक्स में पढ़ना है। 5 इयर्स ऑफ इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम वाला इनकम लॉस ऑफ इनकम कैपिटल गेन्स, असेसमेंट क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर पता नहीं क्या होता है, तो टैक्स में 2 महीना नहीं 22 ईयर से ज्वाइनिंग हुआ था, ज्वाइनिंग होने का 1 हफ्ता बाद
बेसिकली मानिका मैम से कहा कि गुड इवनिंग, यू आर रिजल्ट्स आर आउट, मेनी कांग्रेचुलेशंस, मैंने आपसे हम लोगों ने सिलेक्शन 29 को सिलेक्शन हो गया था। और फिर 29 सिलेक्शन होने का हमको लगता है 2 महीना बाद 25th ऑफ जून से हमका बुक कैंप ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। वो वर्चुअल ट्रेनिंग था, तो उसमें बेसिकली हम लोग को सॉफ्ट स्किल्स सिखा रहा था, एमएस एक्सेल सिखा रहा था और हम लोग को एक तरह से कॉर्पोरेट के लिए रेडी कर रहा था। बट उसमें कोई टैक्स रिलेटेड चीज़ नहीं सिखा रहा था। ये काम मेरा काम है टैक्स एनालिस्ट ना, हमको जो काम करना है मेरा जो वर्क प्रोफाइल से जो काम वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड जो काम वो नहीं सिखाता था। बस मेरे सॉफ्ट स्किल्स और एमएस एक्सेल से रिलेटेड वो एक तरह का हमारा प्रैक्टिस सेशन था। तो वो मेरा बूट कैंप चला था कितना 3 हफ्ते का बूट कैंप चला था। 3 हफ्ता बूट कैंप हो गया था कंप्लीट। उसके बाद हमको ये मेरा बूट कैंप में चला था, ये मैं चला था 25 जून से मैं चला था 10th ऑफ जुलाई तक मेरी बूट कैंप चला था। मेरा सेमेस्टर 2 के एग्जाम स्टार्ट हुआ था 10 जून से स्टार्ट हुआ था, 24 को खत्म हुआ था। अब 24 ये बूट कैंप से पहले ना, बूट कैंप से पहले हम लोग बूट कैंप रिलेटेड ओरिएंटेशन भी थे। इससे पहले बूट कैंप से पहले ये पूरा प्रोग्राम था हमारा ओरिएंटेशन था 24 ऑफ जून में लेकर भी था ना। हाँ, तो उस दिन मेरा एग्जाम था 3 बजे स्टार्ट था ना 9:24 PM। तो उस दिन मेरा ओरिएंटेशन हुआ था 10:30 AM से 12:30 PM। ये बूट कैंप का ओरिएंटेशन था। उसके बाद उस दिन हम घर से सब ऑनलाइन था, तो हम घर से 2 घंटा अटेंड कर लेते थे, एग्जाम नहीं आते थे एक वजह से। तो 25 जून से हम लोग का प्रॉपर होटल क्लिनिक स्टार्ट हो गया था। ये बूट कैंप हम लोग का मंडे टू फ्राइडे चलता था, सैटरडे संडे ऑफ था। तो मंडे टू फ्राइडे हम लोग का 10 AM to 6 PM चलता था। जिसमें हम लोग ब्रेक था, इसमें 12 बजे से पहले 15 मिनट का बायो ब्रेक था, फिर 1:30 से 2:30 PM 3 घंटा का लंच ब्रेक था। फिर लंच ब्रेक के बाद फिर हम लोग जब शाम में भी 15 मिनट का बायो ब्रेक तो मतलब 8 घंटा हो गया ना, टोटल 8 घंटा। तो 8 घंटे में से हम लोग का 2 घंटा ब्रेक था सब कुछ मिला जुला के, और 6 घंटा हम लोग का प्रॉपर ट्रेनिंग था। तो हम ट्रेनिंग हम लोग से बहुत सारा ग्रुप प्रेजेंटेशन कराता था, रोल प्ले ये सब कराता था। वर्चुअल जूम में होता था, जूम का ब्रेकआउट रूम में डालता था और ब्रेकआउट रूम में हम लोग का प्रेजेंटेशन रोल प्ले देता था, ये सब एक्टिविटीज कराता था। और फिर हम लोग को जो हम लोग डेली हम लोग टॉपिक्स कवर होता था ना, तो उसका हम लोग असेसमेंट होता था वहाँ का LMS में, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS पोर्टल था। LMS पोर्टल में लॉगिन करते थे और डेली जो टॉपिक्स कवर हुआ ना उसका हम लोग एग्जीक्यूटिव असेसमेंट करते हैं। तो ये बस प्रैक्टिस किया था। ये हम लोग का बूट कैंप ट्रेनिंग का सेशन, बूट कैंप हम लोग का ऐसा हुआ था, मतलब चला था 10 जुलाई तक चला था बूट कैंप। इसका बाद 10 जुलाई के बाद हमको लगता है 1 हफ्ता बाद हमको ऑफर लेटर आएगा। ऑफर लेटर ठीक है, 26 इस ऑफर लेटर आने से पहले बूट कैंप से पहले हमको जो आया था वो था लेटर ऑफ इंटेंट। लेटर ऑफ इंटेंट ये हमारा ऐसा मेल आया था। लेटर ऑफ इंटेंट हमको मेल लेटर ऑफ इंटेंट ऑफर लेटर नहीं बोलती, ये तरह का कंपनी मतलब जाहिर करती है कि हम इंटरेस्ट रखते हैं तो ये लेटर ऑफ इंटेंट वो अगर चाहे तो इस प्रोसेस में भी हटा सकते हैं। हाँ, बट जनरल नहीं हटाते, इसमें ना सबको क्लियर कर देते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या क्या क्लियर करेंगे लेटर ऑफ इंटेंट में, मतलब क्या क्या रहते हैं? लेटर ऑफ इंटेंट में तुम्हारा क्या रहेगा कि वेर इंटरेस्टेड टू हायर, इसमें मतलब उसमें तुम्हारा वही बोलते हैं कि वेर इंटरेस्टेड टू ऑफर योर क्वेश्चन एंड GDS। उसमें बोलते हैं कि तुम लोग को अपना बूट कैंप अटेंड करना होगा और बूट कैंप अटेंड करने के बाद तुमको असेसमेंट को पास करना होगा, तो क्या तुम लोग ऑफर लेटर मिलेगा। बट देखो हम लोग बोलेंगे जहाँ पे ज़्यादा इसका लोड नहीं लेना है, इसका ये सबका क्लियर हो जाता है बूट कैंप। फोकस करना है। हाँ, मेन तो ये 3 राउंड फोकस करते हैं, वो ये सब क्लियर हो जाता है, इसमें वो लोड नहीं लेना है। ये तरह का ना इसमें ये तरह की प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करना होता है। ये छटाने वाला प्रोसेस नहीं है। हाँ, बोलने के लिए बोलता है, देखो बोलने के लिए बोलता है कि ये बहुत इसमें आपको पास करना होगा, आप इसमें पास नहीं करेंगे तो आप ऑफर लेटर नहीं मिलेगा, डराने के लिए बोलता है। बट ये तरह प्रैक्टिस है। अगर इतना तो कर लेंगे तो उसके लिए थोड़ा मेहनत कर लेना होगा, इसलिए अच्छे से फोकस करें। हाँ, ये तरह का प्रैक्टिस है, डराने के लिए खुद से सेफ साइड में। हाँ, ये बस किसी में तुमने काम नहीं सीखा था, काम क्या है बता सकते हैं, वो नहीं बता रहे सिस्टम में कैसे काम करना है, ज्वाइन करने के बाद वो जॉइन करने के बाद सीखा है। ये तुमको सॉफ्ट स्किल्स सिखाएगा कि तुमको फॉर्मली रहना है, प्रोफेशनली कैसे
इन्फॉर्म कर देना अपना जो भी हमारा ट्रेनर जो है ना तो फैसिलिटेटर है जो ट्रेनर जिनको बोलते हैं हमारा ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग दे रहा है उसको इन्फॉर्म कर देना कि मेरा एक्स्ट्रा रीजन से आज अटेंड नहीं कर पाऊंगा तो रीजन स्टेट कर देगा नहीं तो अटेंडेंस कंपलसरी है 10 मिनट ये प्रैक्टिस की ठीक है ना। तो इसमें कोई छटाई का नहीं होता है। मेन जो छटाने वाला प्रोसेस है ये 3 राउंड है, एप्टीट्यूड राउंड, एग्जीक्यूटिव राउंड, टेक्निकल राउंड, ये छटाने वाला प्रोसेस है। इसमें तुम्हारा स्क्रीनिंग होता है, ये एक तरह का प्रैक्टिस है। तो मेरा प्रैक्टिस करने का हमको लगता है 10 जुलाई तक होता है ना। 10 जुलाई तक होने के बाद हमको आया ऑफर लेटर हमको लगता है अभी आया 15 जुलाई को, 15 या 16 जुलाई को हमको आया, एक हफ्ता बाद हमको आया। 10 जुलाई का एक हफ्ता बाद हमको ऑफर लेटर आया। तो ऑफर लेटर आने के बाद फिर वहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग का ऑफर लेटर भी 22 जुलाई को फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, प्लेस ऑफ ज्वाइनिंग, मेरा जितना भी सैलरी स्ट्रक्चर है, कंपनसेशन डिटेल्स से वापस मतलब कि कितना इन हैंड है, कितना ये सब है, वो सब सैलरी कंपोनेंट्स का और टर्म्स एंड कंडीशन वो ऑफर लेटर है फिर कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारा कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हो मतलब कि आपको कितने ईयर तक कॉन्ट्रैक्ट उसमें तक भी 6 मंथ्स की प्रोबेशन है, ये प्रोबेशन चल रहा है उनका परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की प्रोबेशन है और फिर वहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन है। तो इसका सैलरी जैसे अभी जो दे रहा है वही रहेगा या कुछ मतलब हाइक होता है? 6 महीने के बाद हाइक हाँ तो तुम्हारा हाइक होगा 6 महीने के बाद पता नहीं, बट 1 साल बाद तुम्हारा परफॉर्मेंस अभी होगा तो उसके बाद तुम्हारा सैलरी भी हाइक होगा 1 साल बाद, बट अभी 1 साल बाद ही होगा। अभी के लिए प्रोबेशन में जो मैंने 4,06,000 जो मेरा कॉलेज का कॉलेज CTC दिखा रहा है ना, कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वही CTC अभी कितना? 4,46,000 4,40,000 ठीक है। ठीक है, इसको फॉलो का काम करें सर, क्लाइंट इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं बता सकते, कौन क्लाइंट का क्या नाम है, हम जो क्लाइंट का सर्विस देते हैं ना क्लाइंट का नाम नहीं बता सकते। क्लाइंट्स का नाम फिर हम जो टीम जो प्रोजेक्ट में काम करें ना, विद इन टीम जो प्रोजेक्ट में काम करें वो लोग ही जान सकता है कि दूसरे वाले टीम नहीं जान सकती कि कौन सा काम कर रहा है। हम ईमेल पे चूज करके आपको नेक्स्ट डे प्रोजेक्ट में क्या वाटर बॉटल क्लास वाटर बॉटल मिला था, बाइक का नोटबुक मिला था, पेपर मिला था, पासपोर्ट मिला था, नोटबुक मिला था। फिर हम लोग थर्ड डे में बाइक का लैपटॉप मिला था, तो बाइक का लैपटॉप में सारा उनका सुधार का काम होता है क्लाइंट और वहाँ पर मेरा ईवाई का पर्सनल ईमेल सीम है। तो जो भी हमको ऑफिशियल जो भी हमको क्लाइंट जो भी हमको जो काम मिलता है ना ऑफिशियल ईमेल का, ऑफिशियल ईमेल जो है वो ईवाई का लैपटॉप से एक्सेस कर सकते हैं। कैसे ऑफिशियल ईमेल बताने के लिए हम नेक्स्ट शेयर कर सकते हैं, कोई कुछ चीज़ इंसर्ट नहीं कर सकते हैं ईवाई के लैपटॉप में। तो IT से 5 अलर्ट चल जाएगा, लेनोवो का लैपटॉप है, थिंकपैड का थिंकपैड का हाँ थिंकपैड लेनोवो लैपटॉप माउस और ये हेडसेट होता है हम लोग जो काम होता है कि MS Teams में होता है। कुछ और बता देते हैं कि कौन से सर्विसेज प्रोवाइड सर्विसेज होता है तो ये तुम्हारा डिवाइस जो है ना ये चार मेजर सर्विस हैं, 4 मेजर सर्विस हैं इंश्योरेंस, दूसरा है तुम्हारा टैक्स, तीसरा है तुम्हारा स्ट्रैटेजी एंड ट्रांजैक्शन, तीसरा है सर्विस लाइन, सब सर्विस लाइन है। तो टैक्स में जो मेरा सब सर्विस लाइन है ना वो है BPTS बिजनेस टैक्स सर्विसेज, ये मेरा सब सर्विस लाइन, बट ये बाद में पता चलेगा। कंपनी को ये चारों में से किसी भी सर्विसेज में ले सकते हैं। हाँ पहले हमें पता है, पहले आया इंश्योरेंस के लिए प्लेसमेंट में, बट बाद में हम लोग ने जो सर्विस लाइन यूज किया टैक्स में आया। तो मेरा तो पहले मेरा इंश्योरेंस में नहीं था, अभी बाद में वही अपना सर्विस लाइन चेंज करके टैक्स में आ गया, फिर हम टैक्स में टैक्स के लिए तो हम लोग का बैक टैक्स के लिए टैक्स सर्विस में हमको क्या करना है, अपना क्लाइंट्स का टैक्स रिटर्न फाइल करना है और उन लोगों का अकाउंट्स पे करना है। मेरा काम होगा अकाउंटिंग और टैक्सेशन, वो काम है फाइनेंशियल रिलेटेड करना है। जो पढ़ेंगे वही काम अच्छा है, फाइनेंस रिलेटेड काम होगा। तो मेरा बैकग्राउंड जो मेरा बैकग्राउंड है कॉमर्स था, लेकिन मेरा B.Com था, मेरा ग्रेजुएशन हिंदी में मुझे फाइनेंशियल के कुछ हिसाब से काम है। तो देखो हम लोग का मेरा है EYTDS का, देखो एक होता है तुम्हारा EYTDS, ठीक है ना, ये मेरे इंडिया EY इंडिया एक होता है, एक होता है EYTDS। तो
इसमें मेरा सिलेक्शन डिवाइड डिवाइड सर्विस, ठीक है। तो देखो ईवाई जैसे बोले कि ईवाई का 4 सर्विस लाइन है, इंश्योरेंस, टैक्स, और तो ईवाई के जो 4 सर्विसेज है ना, अपना इंडियन क्लाइंट से प्रोवाइड करता है 4 सर्विसेज, ठीक है। इंडियन क्लाइंट से प्रोवाइड करता है 4 सर्विसेज नॉर्मल आपको नहीं हम लगता है कि ईवाई इंडिया जाएगा, ईवाई इंडिया जाएगा अपना नेशनल फाइल कराते हैं, हम लोग सब तो क्या अपना लोकल सी से करते हैं पीछे के बाद, बट हम लोग हर क्लाइंट्स को बड़ी कंपनी जाके अपना ये अकाउंटिंग सर्विसेज या टैक्सेशन सर्विसेज कराती है। तो देखो ईवाई इंडिया इंडियन क्लाइंट सर्विस प्रोवाइड कराती है, ठीक है, सिंपल है। बट ईवाई इंडिया डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड कराती है, ये जो काम इंडियन क्लाइंट जो काम है ना, ये ईवाई इंडिया से करवाती है, ईवाई इंडिया से आउटसोर्स करवाती है। तो ईवाई इंडिया इंडियन क्लाइंट से काम लेती है और ये काम हम लोग को देते हैं। अब नॉट ओनली ईवाई इंडिया, ईवाई इंडिया ईवाई ऑफिस बहुत अपर द वर्ल्ड है ना, ईवाई इंडिया क्या है, ईवाई ऑस्ट्रेलिया में होगा हमारा, फिर ईवाई न्यूजीलैंड में होगा हमारा, सारे ऑफिस हैं हमारा, अलग ऑफिस है हमारा, ईवाई ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में हमारा, ईवाई अर्जेंटीना, ईवाई ऑस्ट्रेलिया की यही 4 सर्विसेज ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट प्रोवाइड कर रहे हैं, बोले ना 4 सर्विसेज ईवाई का, जैसे ईवाई न्यूजीलैंड भी अपना जो 4 सर्विसेज है न्यूजीलैंड का क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहा है, जैसे ईवाई के इंग्लिश क्लाइंट से करते हैं बस, ऐसे ईवाई अर्जेंटीना भी अपना 4 सर्विसेज अर्जेंटीना क्लाइंट प्रोवाइड करती है, बट वो खुद डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं कराती है, ईवाई यूके से प्रोवाइड कराती है। तो ईवाई न्यूजीलैंड का काम देती है, काम हम लोग को देती है, ईवाई यूके से करते हैं, ईवाई यूके से अलग ईवाई ऑफिस है ना, तो काम करते हैं, ये हम लोग एक तरह का हम लोग आउटसोर्स करते हैं काम को, जैसे कि हम काम करें ईवाई न्यूजीलैंड में काम करते हैं, मतलब न्यूजीलैंड के क्लाइंट्स उनका टैक्स का अलग फाइनेंशियल करते हैं, ईवाई न्यूजीलैंड के बाद क्लाइंट्स को लेती है, क्लाइंट्स को एक्सेप्ट करता है और उन लोग का क्लाइंट्स के जो काम हम लोग को देते हैं, हम लोग करते हैं ईवाई काम। अब देखो इसमें क्या होता है ना कि ईवाई यूके हम लोग क्यों कर रहे हैं काम, क्योंकि हम लोग सस्ता में काम कर रहे हैं, हम लोग इंडियन से हम लोग की करेंसी का वैल्यू कम है ना, तो इसका भी कम है न्यूजीलैंड का डॉलर से, तो हम लोग सर्विस देने में चीपर कॉस्ट देते हैं, अगर ईवाई न्यूजीलैंड ये काम करती तो ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है ना, इसलिए ईवाई न्यूजीलैंड हम लोग से काम कर रहे हैं ताकि चीपर कॉस्ट सर्विस इंडिया से। और ईवाई यूके हमारा नॉट ओनली कोलकाता में थ्रू आउट द वर्ल्ड स्प्रेड है, ईवाई यूके हमारा कोलकाता इंडिया में कोची ट्रिवांड्रम दिल्ली यहाँ पर अलग जगह है, नॉट ओनली इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड हमारा ये सब ईवाई यूके से हमारा सेंटर है। तो ईवाई यूके से ईवाई यूके अलग अलग ईवाई ऑफिस का काम करती है, तो ये हम ईवाई न्यूजीलैंड का काम करते हैं। सुप्रिया जो है वो उसका यूएस है, उसको यूएस के ईवाई का काम करती है, ईवाई इंडिया का काम नहीं करती है, ईवाई इंडिया ईवाई यूएस का ईवाई यूएस है।